क्या हाल है दोस्तों आप लोगों के। अच्छा, कॉस्टिंग कंप्लीट होने वाला है। जी हाँ, कंप्लीट तो होने वाला है, कभी ना कभी तो कंप्लीट होना ही था। तो ये घड़ी आ चुकी है आपकी, और आज की जो आपकी क्लास है, आई थिंक पेज नंबर हम 25 पर थे। क्वेश्चन नंबर 65 से हम लोग करना स्टार्ट करेंगे। डिस्टिंग्विश बिटवीन मार्जिनल कॉस्टिंग एंड डिफरेंशियल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग तो आपने पढ़ाई है, ascertainment of marginal cost and of the effect on profit of changes in volume or type of output by differentiating between fixed cost and variable cost। जैसे इन्होंने वर्ड लिखा है ना, इफेक्ट ऑन प्रॉफिट ऑफ द चेंजेस इन वॉल्यूम, तभी इसको बोलते हैं कॉस्ट वॉल्यूम एनालिसिस। क्योंकि आप एक पर्टिकुलर वॉल्यूम पर बना रहे हैं। ब्रेक इवन अगर आप देख रहे हैं तो ब्रेक इवन जो यूनिट्स हैं उस पर आप देख रहे हैं कितना कंट्रीब्यूशन है, प्रॉफिट है। ब्रेक इवन के बाद जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है उस पर कितना प्रॉफिट है। अलग अलग वॉल्यूम के लेवल्स पर आप प्रॉफिट देखते हैं, और मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक से देखते हैं। यानी वेरिएबल कॉस्ट को अलग करते हैं, फिक्स कॉस्ट को अलग करते हैं, उसके हिसाब से देखते हैं। डिफरेंशियल कॉस्टिंग क्या होता है? डिफरेंशियल कॉस्टिंग इज डिफाइंड एज द टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग विच यूजेस डिफरेंशियल कॉस्ट और डिफरेंशियल रेवेन्यू फॉर ascertaining the acceptability of an alternative। The technique may be termed as incremental costing when the differences is increase in cost and decremental costing when the difference is decrease in cost। क्या मतलब है इसका? देखिए दोस्तों, आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट याद होगा, बजटिंग का। अगर आपने किया है फाइनेंशियल मैनेजमेंट या करेंगे तो उसमें बजटिंग का कॉन्सेप्ट होता है। ये कह रहे हैं कि अगर मैं एक पर्टिकुलर जगह से मैं सेल कर पा रहा हूँ 2 लाख रुपए की, और दूसरी जगह से मैं सेल कर पा रहा हूँ 3 लाख रुपए की, तो मैं ये देखूंगा कि मैं कितना एक्स्ट्रा कर पा रहा हूँ। तो मेरा सेल्स जो इंक्रीमेंटल है वो 1 लाख आ गया। जो मैं 1 लाख रुपए की सेल कर रहा था उसमें कॉस्ट कितनी इनकर कर रहा था, और जो मैं 2 लाख की सेल कर रहा हूँ उसमें कॉस्ट कितनी इनकर कर रहा हूँ, दोनों की कॉस्ट का डिफरेंस लूंगा तो आएगा कि एक्स्ट्रा सेल करने के लिए एक्स्ट्रा कॉस्ट कितनी लग रही है। तो एक्स्ट्रा को कंपेयर किया जाएगा, और अगर एक्स्ट्रा में प्रॉफिट आ रहा है, यानी एक्स्ट्रा रेवेन्यू जो है एक्स्ट्रा कॉस्ट से ज़्यादा है, तो उस डिसीजन को एक्सेप्ट किया जाएगा। The main points of distinction between the marginal costing and differential costing are as follows. The main points of distinction between marginal costing and differential costing are as follows. Are as below. The technique of marginal costing requires a clear distinction between variable and fixed cost, जबकि ऐसा कोई डिस्टिंक्शन डिफरेंशियल कॉस्टिंग में नहीं होता। मार्जिनल कॉस्टिंग में आपका जो मार्जिन ऑफ कंट्रीब्यूशन होता है, जिसे हम कंट्रीब्यूशन रेशो बोलते हैं, पीवी रेशो बोलते हैं, ये मेन यार्ड स्टिक होती है फॉर परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन and for decision making, whereas under differential cost analysis, differential costs are compared with the incremental or decremental revenues for arriving at a decision। Differential cost analysis is possible in both absorption costing and marginal costing, whereas marginal costing in itself is a distinct technique। मतलब आप चाहें तो आप डिफरेंशियल कॉस्ट लेना चाहते हैं ना, तो डिफरेंशियल कॉस्ट का मतलब है कि एक पर्टिकुलर डिसीजन में ये मेरा रेवेन्यू ये कॉस्ट आ रहा है, दूसरे डिसीजन में ये रेवेन्यू ये कॉस्ट आ रहा है। आप उसे कैसे भी कंपेयर कर सकते हैं, वेरिएबल सेपरेट करके, फिक्स सेपरेट करके, वैसे भी इंक्रीमेंटल कॉस्ट ले सकते हैं। मतलब डिफरेंशियल ऑल टुगेदर डिफरेंट स्टाइल है डिसीजन मेकिंग का, एंड मार्जिनल कॉस्टिंग तो खुद ही एक टेक्निक है। मार्जिनल कॉस्ट में बी इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, वेयर एज डिफरेंशियल कॉस्ट आर वर्कड आउट सेपरेटली। Marginal cost may be incorporated in the cost accounting system, whereas differential costs are worked out separately। मतलब मार्जिनल कॉस्टिंग में अगर वेरिएबल कॉस्ट को अलग से इनपुट डाला हुआ है, फिक्स कॉस्ट का अलग से इनपुट डाला हुआ है, तो ये शीट बनकर निकल सकती है। जो डिफरेंशियल कॉस्ट है उसमें आपको वर्क करना पड़ता है, डिफरेंशियल कॉस्ट में आपको काम करना पड़ता है। डिफरेंशियल बिटवीन पीरियड एंड डिस्क्रिशनरी कॉस्ट। अब ये पीरियड एंड डिस्क्रिशनरी कॉस्ट क्या होती है? देयर आर द कॉस्ट which are not assigned to the products but are charged as expense against the revenue of the period in which they are incurred। All non-manufacturing costs such as general administrative expenses, selling distribution expenses are period costs। यानी एक पीरियड में मेरी कॉस्ट हुई है जिसका प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं है और मुझे पीएनएल में चार्ज करना पड़ेगा, वो मेरी है पीरियड कॉस्ट। Discretionary costs are not tied to a clear cause and effect relationship between the inputs and outputs। They arise from periodic decisions regarding the maximum outlay to be incurred। Example advertising, public relation, training etc। ऐसे समझ में नहीं आएगा। Discretionary का मतलब है जिस कॉस्ट को अवॉइड किया जा सकता है उस कॉस्ट को बोलते हैं डिस्क्रिशनरी कॉस्ट। इसका कोई कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप नहीं है आउटपुट के साथ। आपने एडवर्टाइजमेंट का खर्चा किया, अब एडवर्टाइजमेंट से हो सकता है लोग आए, हो सकता है 0 लोग आए, कुछ भी हो सकता है। आपने ट्रेनिंग इम्पार्ट करी, ट्रेनिंग पर खर्चा किया, हो सकता है लोग सीखें, हो सकता है नहीं सीखें।
ये कॉस्ट करवाना या नहीं करवाना आपके हाथ में होता है, डिस्क्रिशनरी होता है, कंपलसरी नहीं होता है। प्रोडक्ट पर यूनिट कितना बिकेगा उससे फर्क नहीं पड़ता इस कॉस्ट में। कॉस्ट करो या ना करो आपकी मर्जी है, डिस्क्रिशनरी कॉस्ट डिस्क्रिशनरी है। ब्रीफली डिस्कस हाउ द साइनर्जेटिक इफेक्ट हेल्प्स इन रिडक्शन इन कॉस्ट। ये साइनर्जेटिक इफेक्ट क्या होता है? इफेक्ट ऑफ साइनर्जी where two or more products which are following the same production pattern, consume same materials and same set of labor skills, are produced and managed together. This manufacturing synchronization gives better efficiency in usage, production and handling of these products. Due to this synergetic effect, idle time is reduced, effort is saved, and in turn associated cost can also be saved. क्या बोल रहा है ये? Where two or more products which are following the same production pattern, consume same material and same set of labor skills, are produced and managed together. एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कोई एक प्रोडक्ट के साथ दूसरा प्रोडक्ट भी बन सकता है, और एक जो लेबर का स्किल है जिस प्रोडक्ट को बना रहे हैं, अगर उसी स्किल को यूज करके वो दूसरा प्रोडक्ट भी बनाया जा सकता है जिसमें ऑलमोस्ट सेम कंपोनेंट्स ही लगते हैं, तो आप सोचिए कि ज़्यादा सिखाना नहीं पड़ेगा लेबर को, ज़्यादा प्रोडक्शन प्रोसेस में चेंज नहीं करना पड़ेगा, फिर भी आप दो प्रोडक्ट बनाकर निकाल देंगे। समझ रहे ना आप? अपनी भाषा में बात करूं तो जैसे कि मैं टैक्सेशन कॉस्ट अकाउंटेंसी पढ़ा रहा हूं और मुझे कोई दूसरा टीचर मिल गया अकाउंटेंसी एंड लॉ का, अगर हम दोनों पढ़ाएं तो पूरा का पूरा हम ग्रुप 1 पढ़ा सकते हैं। साइनर्जिकल इफेक्ट, यानी मैं अकेले 2 सब्जेक्ट दे पा रहा हूं और 2 बंदे मिल जाए तो हम पूरा ग्रुप ऑफर कर सकते हैं, जो कि एक होलसम प्रोडक्ट है कि हाँ ग्रुप 1 बच्चे को चाहिए, क्लियर करना है, तभी आर्टिकल जब स्टार्ट होगी। साइनर्जिकल इफेक्ट, ये मैंने अपनी कोचिंग इंडस्ट्री का एग्जांपल लिया है। वैसे आप कुछ भी ले सकते हैं, सेम स्किल सेट को यूज करना है, ज़्यादा डिफरेंशिएशन नहीं करते, सेम ही स्किल्स हैं, उसी स्किल सेट से आप कुछ और बना पाएँ, उसी प्रोडक्शन प्रोसेस से कुछ और बना पाएँ और एफिशिएंसी ला पाएँ, तो वही साइनर्जिकल इफेक्ट होता है। डिस्कस बिटवीन द रिलेवेंट कॉस्ट विद एग्जाम्पल। आपको याद होगा ऊपर हमने एक संक कॉस्ट पढ़ी थी और संक कॉस्ट में लिखा था इररिलेवेंट कॉस्ट, उसका पूरा अपोजिट है रिलेवेंट कॉस्ट, यानी कि जो कॉस्ट आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प करने वाली है। एक्सपेक्टेड फ्यूचर कॉस्ट है विच आर एसेंशियल बट डिफर फॉर अल्टरनेटिव कोर्स और एक्शन। रिलेवेंट कॉस्ट आर अफेक्टेड बाय द डिसीजन बीइंग टेकन बाय द मैनेजमेंट। ये आपकी डिसीजन मेकिंग कॉस्ट है, रिलेवेंट कॉस्ट है, आपके डिसीजन को इम्पैक्ट करने वाली कॉस्ट है, फ्यूचर में होने वाली कॉस्ट है। A cost is relevant when it satisfies two conditions. A cost is relevant when it satisfies two conditions. That is, it should occur in future and it should differ among the alternative course of action. Very very important. यहाँ भी अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन ही आएगा। बुक में मिसप्रिंटिंग थी, आपका जो स्टडी मटेरियल है उसी से लिया है, तो यहाँ भी मिसप्रिंटिंग हो गई है, इसे हम ठीक कर लेंगे बाद में। बहुत ही अच्छी बात इन्होंने बोली है कि मान लीजिए आप 2 डिसीजंस को देख रहे हैं कि मैं इस डिसीजन में जाऊँ या दूसरे में जाऊँ, ए या बी, और दोनों में सेम ही कॉस्ट लग रही है, दोनों में 10 कॉस्ट लग रही है, पर 10 में से 2 कॉस्ट ऐसी है जो सेम है, तो फिर वो डिसीजन मेकिंग के लिए इररिलेवेंट है। मुझे वो कॉस्ट देखनी है जो प्रपोजल ए में अलग लग रही है, प्रपोजल बी में अलग लगेगी। फ्यूचर कॉस्ट है, दोनों अल्टरनेटिव्स में अलग अलग है, तो दोनों अल्टरनेटिव में से डिसाइड करना है, तो उसके लिए वो रिलेवेंट कॉस्ट है, मेरे लिए वो रिलेवेंट कॉस्ट है डिसीजन मेकिंग के लिए। एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, वाइल कंसिडरिंग अ प्रपोजल फॉर प्लांट रिप्लेसमेंट बाय डिस्कार्डिंग द एग्जिस्टिंग प्लांट, the original cost and the present depreciated book value of the old plant are irrelevant as they have no impact on the decision for replacement just going to be taken place. However, the expected sales value of the discarded plant is irrelevant. क्योंकि आप नया तो लाएंगे, पर आप ये देख रहे हैं कि अगर मैं नया लाऊंगा, इसको रिप्लेस करूंगा, तो ये सेकेंड हैंड कितने में बिक रहा है जो मैं ऑलरेडी यूज कर रहा हूँ, कितना मेरा रिकवरी यहाँ से हो जाएगा, एज इट जस्ट गोज टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट टू बी मेड इन अ न्यू प्लांट एंड सो इट हैज़ एन इन्फ्लुएंस ऑन द डिसीजन मेकिंग। अब मान लीजिए कि जो आप सेकेंड हैंड बेच रहे हैं उसका प्राइस अच्छा खासा निकल जाएगा और उससे आपकी जो अच्छा वाला प्रोडक्ट है जो आप अल्टरनेटिव सोच रहे थे उसकी कॉस्ट कम हो जाएगी, देन यू मे गो फॉर प्रपोजल बी, थोड़ा महंगा वाला मशीनरी लाने का कोशिश करेंगे। मोर ओवर आउटकम ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज टेकन इन टू कंसिडरेशन फॉर डिसीजन मेकिंग। अल्टीमेटली तो यही देखना है आपको, जब डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं तो इससे क्या होएगा, क्या फ्यूचर कॉस्ट लगेगी, वो सोचकर आप लोग कॉस्ट लगाते हैं, कॉस्ट करते हैं, उसी को रिलेवेंट कॉस्ट बोलते हैं। डिस्क्राइब द वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व इन अडॉप्टिंग स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम इन एन ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम इम्प्लीमेंट करवाना है तो उसके स्टेप्स ये हैं। सबसे पहले स्टैंडर्ड सेट करना पड़ेगा, एक्चुअल कॉस्ट आपको उसके बाद असर्टेन करनी पड़ेगी।
एक्चुअल को स्टैंडर्ड से कंपेयर करना पड़ेगा, वेरिएंसेस किस कारण की वजह से आए, किस डिपार्टमेंट की फॉल्ट की वजह से आए, कौन से टाइप का वेरिएंस है वो फाइंड आउट करना पड़ेगा, और फिर जो है वेरिएंस को आपको डिस्पोज करना पड़ेगा बाय ट्रांसफरिंग इट टू द रिलेवेंट अकाउंट्स कॉस्टिंग पीएनएल एज पर दी अकाउंटिंग मेथड अडॉप्टेड। किस डिपार्टमेंट की गलती है वो भी उन्हें असाइन करेंगे ताकि नेक्स्ट टाइम गलती ना करें, और डेफिनेटली वेरिएंस को कॉस्टिंग पीएनएल में तो डालना पड़ेगा ही। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, आपको याद होगा कि मैं जब आपको मार्जिनल कॉस्टिंग करवा रहा था तब मैंने आपको ही बताया था, चाहे ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है बाय इंटरसेक्शन ऑफ सेल्स लाइन एंड टोटल कॉस्ट लाइन एट द ब्रेक इवन पॉइंट, ये एंगल बनता है, उसे बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। दिस एंगल शोज द रेट एट विच प्रॉफिट्स आर बीइंग अर्न्ड वंस ब्रेक इवन पॉइंट हैज बीन रीच्ड। द वाइडर द एंगल द ग्रेटर इज द रेट ऑफ अर्निंग, क्योंकि सेल्स आपकी ऊपर जा रही है, टोटल कॉस्ट नीचे जा रही है, जितना बड़ा गैप हो जाएगा ब्रेक इवन पॉइंट के बाद तो सेल्स आपकी बहुत ऊपर चली जाएगी और कॉस्ट उससे नीचे रहेगी, बड़ा एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा, यानी कि बड़ा प्रॉफिट होएगा आपके पास, बड़ा मार्जिन आगे आएगा, जितना बड़ा गैप उतना बेटर है। A large angle of incidence with a higher margin of safety indicates extremely favorable position. क्वेश्चन 71 आ रहा है, कॉस्ट वॉल्यूम एनालिसिस क्या होती है। जो हमने मार्जिनल कॉस्टिंग का चैप्टर करा था वहां पर कॉस्ट वॉल्यूम एनालिसिस होती है, जहां पर हम क्या करते हैं, चेंजेस इन द लेवल ऑफ रेवेन्यू एंड कॉस्ट अराइज ओनली बिकॉज ऑफ चेंजेस इन द नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, यूनिट्स प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड। टोटल कॉस्ट कैन बी सेपरेटेड इनटू टू कंपोनेंट्स, फिक्स्ड एंड वेरिएबल। यही तो हम करते हैं कि अगर हम एक पर्टिकुलर पॉइंट पर बना रहे हैं तो कितना प्रॉफिट आ रहा है, ब्रेक इवन पॉइंट क्या है, उसके बाद जो सेल हो रही है वहां पर कितना प्रॉफिट आ रहा है, उसी को कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस बोलते हैं। डिफरेंट वॉल्यूम पर आप लोग चेक कर रहे हैं। ग्राफिकली द बिहेवियर ऑफ टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट आर लीनियर इन रिलेशन टू द आउटपुट लेवल विद इन अ रिलेवेंट रेंज। सेलिंग प्राइस, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट एंड टोटल फिक्स्ड कॉस्ट आर नोन एंड कांस्टेंट। सेलिंग प्राइस पर यूनिट चेंज नहीं हो रही, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट चेंज नहीं हो रही, और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट भी टोटल में सेम है। All revenues and cost can be added, subtracted या subtracted होगा, कॉस्ट को subtract करेंगे, रेवेन्यू को ऐड करेंगे, and compared without taking into account the time value of money। मतलब ये कॉस्ट वॉल्यूम एनालिसिस को समझाया गया है। वैसे अगर आप इसकी जगह पर अपनी भाषा में भी लिख देंगे कि जहाँ पर आप क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर सेल्स में से आप कंट्रीब्यूशन माइनस करते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करते हैं, प्रॉफिट लेवल चेक करते हैं एक वॉल्यूम के लेवल पर, और डिफरेंट वॉल्यूम के लेवल पर भी आप चेक करते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी पॉइंट, ये सब आप फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी को कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस बोलते हैं। कितना मेरा सेल का पॉइंट हो कि मेरा इतना प्रॉफिट आ जाए कम से कम, ये सारी चीज़ें वो कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट का हिस्सा है, कॉस्ट वॉल्यूम एनालिसिस का हिस्सा है। एलैबोरेट द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग। कहाँ यूज होता है मार्जिनल कॉस्टिंग? प्राइसिंग पॉलिसी। सिंस मार्जिनल कॉस्ट पर यूनिट इज कॉन्स्टेंट फ्रॉम पीरियड टू पीरियड, फर्म डिसीजंस ऑन प्राइसिंग पॉलिसी कैन बी टेकन पर्टिकुलरली इन शॉर्ट टाइम। बिकॉज आपको मालूम है कि यार ये जो मेरी वेरिएबल कॉस्ट है तो लगी रही है, फिक्स्ड कॉस्ट तो लग चुकी है, उसको तो मैं कुछ कर नहीं सकता। राइवल्स ने प्राइस कम कर दिया तो मैं कितना कम करूं कि मेरी वेरिएबल कॉस्ट तो एटलीस्ट रिकवर हो जाए। व्हेन यू हैव द मार्जिनल कॉस्टिंग इन प्लेस, जहां वेरिएबल कॉस्ट फिक्स्ड कॉस्ट अलग अलग दिखाया जाता है, तो आप जल्दी से अपनी प्राइसिंग पॉलिसी में परिवर्तन कर पाएंगे। डिसीजन मेकिंग के लिए भी ये कॉस्ट बहुत ही रिलेवेंट है। मार्जिनल कॉस्टिंग हेल्प्स द मैनेजमेंट इन टेकिंग नंबर ऑफ बिजनेस डिसीजन लाइक मेक और बाय, discontinuation of particular product, replacement of machines etc. ascertaining realistic profit। हाँ जी, जो आपका फिक्स्ड एक्सपेंस है वो डायरेक्टली पीएनएल में चार्ज होता है एज अ पीरियड कॉस्ट, अपोर्शन वगैरह का झमेला नहीं रहता मार्जिनल कॉस्टिंग में, और इसीलिए रियलिस्टिक प्रॉफिट आते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ प्रोडक्शन लेवल। मार्जिनल कॉस्टिंग हेल्प्स इन द प्रिपरेशन ऑफ ब्रेक इवन एनालिसिस which shows the effect of increasing or decreasing production activity on the profitability of the company। यानी डिफरेंट वॉल्यूम पर कंपनी की कितनी प्रॉफिटेबिलिटी आएगी वो आप मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक से देख सकते हो। किस पॉइंट के बाद ब्रेक इवन रीच हो जाएगा और आपके प्रॉफिट आने स्टार्ट हो जाएंगे, वो आप मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक से देख सकते हो। प्राइसिंग डिसीजन हो या और कोई मेक और बाय डिसीजन लेना हो कि हम खुद बनाएं रॉ मटेरियल को या फिर हम बाय कर लें बाहर से, वो सारे डिसीजन आप लोग इसके थ्रू ले सकते हैं। रियलिस्टिक प्रॉफिट आपके आते हैं क्योंकि फिक्स कॉस्ट जो है वो डायरेक्टली ट्रांसफर हो जाती है एज अ पीरियड कॉस्ट। 8 फंक्शनल बजट आपको बताने कौन कौन से बनते हैं। बजट बहुत सारे होते हैं, वैसे तो बजट कॉस्ट शीट होता है और कुछ नहीं होता, बट अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग बजट भी बन सकते हैं। जैसे कि सेल्स बजट बन सकता है, प्रोडक्शन बजट बन सकता है, प्लांट यूटिलाइजेशन बजट बन सकता है, प्लांट कितना यूटिलाइज होगा, डायरेक्ट मटेरियल यूजेज बजट बन सकता है, डायरेक्ट मटेरियल परचेज बजट, डायरेक्ट लेबर बजट बन सकता है, फैक्ट्री ओवरहेड बजट बन सकता है, प्रोडक्शन कॉस्ट बजट बन सकता है। फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल बजट में फ़र्क क्या है दोस्तों?
कि फिक्स्ड बजट में तो वो चेंज नहीं होता विद वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटी अचीव्ड, रिजिड है। फ्लेक्सिबल बजट को हम रिकास्ट कर सकते हैं क्योंकि हमने वो बजट ही ऐसा बनाया होता है कि अगर आपका आउटपुट चेंज हो जाए तो आप बजट को भी तुरंत कन्वर्ट कर सकते हैं। या तो आपने अलग अलग लेवल पर दिखाया हुआ है, अगर मेरा 70% कैपेसिटी पे चल रहा है या 90% पे चल रहा है या 100 या 110% पे चल रहा है तो क्या क्या मेरा प्रॉफिट आ सकते हैं। और वो आपने फिगर्स को ऐसे दिखाया है कि अगर कोई और लेवल ऑफ एक्टिविटी भी है तो भी आप उसका बजट तुरंत तैयार कर सकते हैं, फ्लेक्सिबल है। वेरिएबल कॉस्ट अलग है, सेमी वेरिएबल अलग है, फिक्स्ड अलग है, पूरा ब्रेकअप दिखाया है। तुरंत अगले लेवल का बनाना है, अगली एक्टिविटी लेवल का बनाना है, आप तुरंत कास्ट कर सकते हैं, रिकास्ट कर सकते हैं। फिक्स्ड बजट जो है इट ऑपरेट्स ऑन वन लेवल ऑफ एक्टिविटी एंड अंडर वन सेट ऑफ कंडीशंस, बट फ्लेक्सिबल बजट जो है वो अलग अलग डिफरेंट लेवल ऑफ एक्टिविटी के लिए बनाया जा सकता है। फिक्स बजट में ये वीकनेस है एक तरह से कि आपने जो बजट बनाया और जो आपकी एक्टिविटी लेवल थे उसमें बहुत ज़्यादा गैप आ गया, देन कॉस्ट असर्टेनमेंट एंड प्राइस फिक्सेशन डू नॉट गिव अ करेक्ट पिक्चर। हाँ जी, आपने 70% एक्टिविटी लेवल का बजट बनाया था, एक ही आपने बजट बनाया था और ऐसा नहीं बनाया था कि उसको आप अडॉप्ट कर सकते हैं डिफरेंट लेवल के लिए। यानी कि आपने एक फिक्स बजट बनाया था, एक सीमित आउटपुट के लिए एक बजट तैयार किया, अब उससे डबल से भी ज़्यादा का आउटपुट आप प्रोड्यूस करते हैं तो बहुत ही गैप आ जाएगा, आप कंपैरिजन ठीक से नहीं कर पाएंगे। जबकि फ्लेक्सिबल में आप तुरंत रिकास्ट कर सकते हैं, जो भी आपका लेवल ऑफ आउटपुट है उसके हिसाब से फ्लेक्सिबल बजट में आप दोबारा रिकास्ट कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं, जिससे कि फैसिलिटेट होता है कॉस्ट असर्टेनमेंट एंड प्राइस फिक्सेशन एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ एक्टिविटी। फिक्स बजट जो है कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल एंड बजट टारगेट्स आर मीनिंगलेस पर्टिकुलरली व्हेन देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टू लेवल्स। अब आप बनाते हो 70,000 यूनिट्स का बजट, एक्चुअल प्रोडक्शन कर रहे हो 90,000 यूनिट्स की, तो दोनों बजट को आप कंपेयर नहीं कर सकते हो। बट फ्लेक्सिबल बजट है वो प्रोवाइड करता है मीनिंगफुल बेसिस ऑफ कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल एंड बजटेड टारगेट्स। डिस्क्राइब द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन बजटरी कंट्रोल टेक्निक। जैसे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एक टेक्निक है, मार्जिनल कॉस्टिंग एक डिसीजन मेकिंग की टेक्निक है, वैसे ही बजटरी कंट्रोल भी एक टेक्निक है कि बजट बनाया जाए और कंट्रोल किया जाए, बजट के विदिन ही काम किया जाए। तो सबसे पहले आपको अपना ऑब्जेक्टिव तय करना पड़ेगा अगर आप ये सिस्टम लाना चाहते हैं कि क्या अचीव करना चाहते हैं बजट बनाकर। ऑब्जेक्टिव अगर क्लियर है तो आपको बताना पड़ेगा लोकेशन ऑफ द की फैक्टर क्या है। देयर इज यूजुअली वन फैक्टर, समटाइम्स देयर मे बी मोर देन वन, विच सेट्स अ लिमिट ऑन द टोटल एक्टिविटी। अब मशीन आर्स फिक्स्ड है कि ये मशीन इतने घंटे ज़्यादा चल नहीं सकती है और आपको बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाने हैं जिसका यूज़ उस मशीन में किया जाएगा, तो आप सोच रहे हैं यार मैं कौन सा प्रोडक्ट वहाँ से बनाऊँ। अब यहाँ पर क्या बताया गया कि अगर आप बजटरी कंट्रोल टेक्निक लाना चाहते हैं तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या है उसे क्लियर करना पड़ेगा। अगर कोई की फैक्टर है तो उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। सच अ फैक्टर इज नोन एज की फैक्टर फॉर प्रॉपर बजटिंग, इट मस्ट बी लोकेटेड एंड एस्टिमेटेड प्रॉपरली। अगर आपको की फैक्टर पता होगा तभी उसके हिसाब से बजट ठीक से बन पाएगा। अपॉइंटमेंट ऑफ कंट्रोलर, फॉर्मुलेशन ऑफ बजट यूजुअली रिक्वायर्ड होल टाइम सर्विस ऑफ अ सीनियर एग्जीक्यूटिव नोन एज बजट कंट्रोलर। जी हाँ, ही मस्ट बी असिस्टेड in his work by budget committee consisting of all the heads of department along with the managing director as a chairman। अगर आपको बजट बनवाने हैं, बजटरी कंट्रोल लगवाना है तो बजट कौन बनाएगा, हवा में तो बनेगा नहीं, बंदे चाहिए होंगे, तो उसके लिए कंट्रोलर रखना पड़ेगा जो सारी चीज़ों पर कंट्रोल रखेगा। कंट्रोल का मतलब कि जो बजट बनाने हैं उसमें कौन सी फिगर कहाँ से आ रही है, कौन सा डेटा कहाँ से आ रहा है, कुछ भी चेंज होगा तो बजट कितना इम्पैक्ट करेगा, उसके लिए कंट्रोलर अपॉइंट होना ही चाहिए। बजट मैनुअल आपको बनानी पड़ सकती है जिसमें आपकी एजम्पशंस वगैरह लिखी है, आप कैसे प्लानिंग कर रहे हैं, सब चीज़ें सब बातें लिखी हुई है। इफेक्टिव बजटरी प्लानिंग रिलाइज ऑन द प्रोविजन ऑफ एडिक्वेट इन्फॉर्मेशन विच आर कंटेन इन द बजट मैनुअल। अ बजट मैनुअल इज अ कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स दैट कंटेन्स की इन्फॉर्मेशन फॉर दोज इन्वॉल्व इन द प्लानिंग प्रोसेस। बजट का पीरियड क्या है वो भी आपको डिसाइड करना पड़ेगा, कितने पीरियड का बजट कवर करना चाहते हैं, एंड स्टैंडर्ड ऑफ एक्टिविटी और आउटपुट कितना है जिसके लिए बजट बनाया जा रहा है। फॉर प्रिपेयरिंग बजट फॉर द फ्यूचर, पास्ट स्टैटिस्टिक्स कैन नॉट बी कंप्लीटली रिलाइड अपॉन, फॉर द पास्ट यूजुअली रिप्रेजेंट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ गुड एंड बैड फैक्टर्स, देयरफॉर दो रिजल्ट्स of the past should be studied, but these should only be applied when there is a likelihood of similar conditions repeating in the future। तो बस यही है, अगर बजटरी कंट्रोल आपको लाना है ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करिएगा, अगर कोई लिमिटिंग फैक्टर है उसे आइडेंटिफाई करिएगा, एक कंट्रोलर अपॉइंट कर सकते हैं, बजट मैनुअल बना सकते हैं जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था उसमें क्या क्या आता है, बजट का पीरियड आप सेट कर सकते हैं, किस लेवल पर ऑपरेट करेंगे वो आप देख सकते हैं, उसका स्टैंडर्ड क्या है वो आप सेट कर सकते हैं। हालांकि पास्ट के जो स्टैंडर्ड है वो हो सकता है फ्यूचर में ना भी लगे, बट अगर कंडीशन सेम है तो वो फॉलो किया जा सकता है और आप अकॉर्डिंगली फ्यूचर के आपके जो सिनेरियोज हो सकते हैं उसके हिसाब से आप बजट तैयार करेंगे।
ये जीरो बेस्ड बजटिंग क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ट्रेडिशनल बजटिंग से ये इंपॉर्टेंट क्यों है? जीरो बेस्ड बजटिंग इज अ सुपीरियर टू ट्रेडिशनल बजटिंग in the following manner. It provides a systematic approach for evaluation of different activities, ensures that the functions undertaken are critical for the achievement of the objectives, provides an opportunity for the management to allocate resources to various activities after a thorough cost-benefit analysis, helps in identification of wasteful expenditure and then their elimination. It facilitates the close linkage of departmental budgets with corporate objectives, helps in the introduction of system of management by objectives. ये क्या है? देखिए, जीरो बेस्ड बजटिंग होता है कि आपका जो बजट ऑलरेडी बनता आ रहा है उसको डिसरिगार्ड करके एक बिल्कुल ही फ्रेश बजट बनाना और दिमाग में रखना कि भाई देखो, ये जो हमारे कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स है ना, ये कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करे, जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं उसकी कॉस्ट को सेटिस्फाई करे, ऐसा बजट हम बनाने वाले हैं। यानी कि अब जो बजट बन रहा है उसमें आपके कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखकर एक फ्रेश बजट बन रहा है, उसे हम जीरो बेस्ड बजटिंग बोलते हैं। और वो ट्रेडिशनल बजटिंग से काफ़ी बढ़िया होता है, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चनिंग माइंड होता है कि ऐसा क्यों है, हम वैसा क्यों नहीं है, कॉस्ट कट क्यों नहीं कर सकते। मतलब एक फ्रेश थिंकिंग इन्वॉल्व है, कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखकर काम किया जाता है और जो ऑब्जेक्टिव पूरा करना चाहते हैं उसके हिसाब से ही बजट की तैयारी हो रही है, उसको ही रिजल्ट में कन्वर्ट करने के लिए काम किया जा रहा है। एक्सप्लेन दी एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग। ये क्या है सर? एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग क्या होता है? एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग एनालाइज द रिसोर्सेज इनपुट और कॉस्ट फॉर ईच एक्टिविटी. It provides a framework for estimating the amount of resources required in accordance with the budgeted level of activity. Actual results can be compared with budgeted results to highlight, both in financial and non-financial terms, those activities with major discrepancies from budget for potential reduction in supply of resources. यहाँ पर लिखा है भैया एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग क्या होता है। देखिए, वैसे तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग भी होता है, पर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग क्या होता है मुझे नहीं पता कि आपके सिलेबस में है या मैंने करवाया भी था। वैसे सीए फाइनल में होता है, इसलिए कह रहा हूँ, हो सकता है हमने डिस्कस किया भी हो। यानी कि जब हम ओवरहेड को एब्जॉर्ब करते हैं, मुझे याद आ रहा है हाँ आपके कोर्स में है, जब हम ओवरहेड्स को एब्जॉर्ब करते हैं तो एक मशीन आर लेबर आर के हिसाब से नहीं बल्कि एक्टिविटीज़ में क्लासीफाई करके हम ओवरहेड्स को एब्जॉर्ब करते हैं, उसे एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग बोलते हैं। अगर उसी मेथड से बजट्स भी बनाए जाएं, एक्टिविटीज़ को डिफाइन कर बजट्स बनाए जाएं, तो उसे एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग बोलते हैं। Activity based budgeting analyzes the resource input or cost for each activity. It provides a framework for estimating the amount of resource required in accordance with the budgeted level of activity. Activity के हिसाब से कितने रिसोर्स चाहिए होंगे उसके हिसाब से बजट तैयार कर रहे हैं। Actual cost can be compared with budgeted results to highlight, both in financial and non-financial terms, those activities with major discrepancies from budget for potential reduction in the supply of resources. It is a planning and control system which seeks to support the objectives of continuous improvement. It means planning and controlling the expected activities of the organization to drive a cost-effective budget that meet the forecast, workload and agreed strategic goals. मतलब ये बहुत सिंपल सा बात कह रहा है कि यार आप बेटर प्लानिंग कंट्रोलिंग कर सकते हो क्योंकि आपने एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई कर लिया है। जिस एक्टिविटी से ज़्यादा कॉस्ट आ रही है आप उस पर ज़्यादा फोकस कर सकते हो और अपनी कॉस्ट कम कर सकते हो। बजट आप प्रोएक्टिवली बना सकते हो। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग इज अ रिवर्सिंग ऑफ एबीसी प्रोसेस टू प्रोड्यूस फाइनेंशियल प्लान्स एंड बजट। सिंपल है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के हिसाब से ही उसी तरीके से ही एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग हो रहा है। व्हाट आर द केसेस व्हेन फ्लेक्सिबल बजट इज फाउंड सुटेबल? फ्लेक्सिबल बजट तो आपको मालूम ही है, मे बी रिजॉर्टेड अंडर फॉलोइंग सिचुएशन। In case of a new business venture, due to its typical nature, it may be difficult to forecast the demand of a product accurately. नए बिजनेस में एक्यूरेट डिमांड नहीं बता सकते, इतने यूनिट्स हम बनाएंगे, इतने यूनिट्स बिकेंगे, नहीं बता सकते, तो वहाँ पर फ्लेक्सिबल बजट बनाए जाते हैं। Where a business is dependent upon the mercy of nature, example person dealing in wool trade may have enough market if temperature goes below the freezing point. तो डिपेंड करता है, सिचुएशन पे डिपेंड करता है। In the case of labor intensive industry where the production of the concern is dependent upon the availability of labor, यानी जब आप कई चीज़ों पर डिपेंडेंट हैं तो फिक्स बजट की जगह पर फ्लेक्सिबल बजट बना लीजिए जो की फैक्टर को भी ध्यान में रखता है कि अगर ये चीज़ें लिमिटेड है तो इस सिनेरियो में क्या बजट बनेगा और उस सिनेरियो में क्या बजट बनेगा। फ्लेक्सिबल बजट जो है सुटेबल रहता है जहाँ पर सीजनेबल फ्लक्चुएशन है इन सेल्स और प्रोडक्शन। फॉर एग्जाम्पल सॉफ्ट ड्रिंक इंडस्ट्री, a company which keeps on introducing new products or make changes in the design of its product frequently
जहाँ पर चेंजेस है वहाँ फ्लेक्सिबिलिटी की ज़रूरत है, वहाँ फ्लेक्सिबल बजट की ज़रूरत है। इंडस्ट्री इंगेज इन मेक टू ऑर्डर बिजनेस लाइक शिप बिल्डिंग, ऑर्डर आएगा तो बनाएंगे। एन इंडस्ट्री विच इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय द चेंजेस इन फैशन एंड जनरल चेंजेस इन सेल्स, यानी जहाँ भी चेंज होने की गुंजाइश है किसी भी प्रकार से हो, सीजनल फ्लक्चुएशन हो या ऐसा कोई प्रोडक्ट हो, आप फ्रीक्वेंट चेंजेस ला रहे हो, कुछ भी हो, जहाँ चेंजेस होंगे वहाँ फ्लेक्सिबल बजट काम करेगा, फिक्स बजट काम नहीं करेगा। तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस थे। 79 क्वेश्चंस मैंने कवर करे 29 पेजेस में। मैंने डिस्कस करे आपके साथ सारे क्वेश्चन, सारे कॉन्सेप्ट्स। अब आपकी ड्यूटी है कि 29 पेजेस कम से कम अच्छे से किए जाएं, जिसमें आपके पास्ट ईयर के जो क्वेश्चन है वो सभी इंक्लूडेड है। अगर आप ये 28 पेजेस करते हैं और जो मैंने आपको हैंड रिटन नोट्स दिए वो अच्छे से आप रिवाइज करते हैं और आप प्रैक्टिस भी करते हैं उन क्वेश्चंस की, यानी कि बिना देखे करने की क्षमता डेवलप कर लेते हैं, स्टडी मटेरियल के ही क्वेश्चंस, इलस्ट्रेशंस हाथ से कर सकते हैं, टाइमलाइन में कर सकते हैं, क्विकली पढ़ सकते हैं, सारी चीज़ें बारीकी से नोट डाउन कर सकते हैं, वर्किंग नोट्स बना सकते हैं, टेबल बना सकते हैं, क्लैरिटी ऑफ माइंड के साथ आंसर्स कर सकते हैं, तो आप डेफिनेटली 80-90 मार्क्स तक आराम से ला सकते हैं। मैं नहीं कह रहा कि यार मैंने कोई 100 मार्क्स का आपको करवा दिया, जी नहीं, बट हाँ मैंने आपको 95 मार्क्स प्लस करवाया है। 95 मार्क्स प्लस अगर आप इस थ्योरी को इंक्लूड कर लेते हैं, आप सभी प्रैक्टिकल को इंक्लूड कर लेते हैं, आप स्टडी मटेरियल के सारी इलस्ट्रेशंस को इंक्लूड कर लेते हैं, नोट्स के सारे कॉन्सेप्ट्स को इंक्लूड कर लेते हैं, देन डेफिनेटली वो सब मिलाकर 95 प्लस का पेपर यहीं से आएगा, इसकी गारंटी है। हो सकता है 100 का भी आए, अगर आप चॉइस का क्वेश्चन छोड़ते हैं तो हो सकता है 100 मार्क्स का यहीं से आ रहा है, बट मैं फिर भी 5 नंबर प्रिकॉशन के लिए ले रहा हूँ कि चॉइस में छोड़ने के बाद भी ऐसा हो गया कि अगर 5 नंबर का कोई क्वेश्चन बाई चांस नहीं हुआ, ये थ्योरी का आ गया, वैसे बनाकर लिख सकते हैं, अगर इतनी नॉलेज है किसी इंसान में तो डेफिनेटली कोई नया भी चीज़ आएगा तो उसे लिखा जा सकता है। अगर वो वर्ड्स क्लियर है, मीनिंग क्लियर है, तो उसके बारे में आंसर किया जा सकता है, बिकॉज आपको सब कुछ मालूम है, कैसे फैक्ट्री में कॉस्ट इनकर होती है, कैसे मार्जिनल कॉस्टिंग का कॉन्सेप्ट लगता है, स्टैंडर्ड कैसे वेरिएंस हम निकालते हैं, थ्योरी के इतने कॉन्सेप्ट आपको मालूम है, सब कुछ आपको मालूम है, दिमाग में पिक्चर क्लियर है, तो आप 100 मार्क्स तक का भी अटेम्प्ट कर सकते हो। बट अगेन व्हाट आई एम सेइंग इज कि अगर आपकी थ्योरी अच्छी है, थ्योरी याद कर सकते हो तो ज़रूर करिए इसको याद। और अगर थ्योरी के क्वेश्चंस आपके आते हैं जिसमें 32 मार्क्स में से आपको करीब करीब 28 से 30 मार्क्स का आता है, 28 नंबर का क्वेश्चन आता है, एक छोड़कर सब कुछ आता है, क्योंकि उसमें भी इंटरनल चॉइस होती है कि 5 में से 4 करो, ऐसे और इंटरनल चॉइसेस होती है थ्योरी क्वेश्चन में। तो मैं ये कह रहा हूँ अगर आपको थ्योरी अच्छे से आ गया, 32 नंबर का जो है 28 नंबर का कर सकते हो, तो 28 में से यार अगर मान लो नाना कर भी 20-22 नंबर भी आ गए थ्योरी के, तो वो आधे घंटे में अचीव कर सकते हो 20-22 नंबर। और जो बाकी का आपका पेपर रहेगा ना, करीब करीब आप कह सकते हैं कि 68 मार्क्स का जो पेपर रहेगा, उसे आराम से करने के लिए 2.5 घंटा मिल जाएगा। फिर सोचो 2.5 घंटा मिल जाएगा बड़ी आराम से। अब वो 68 में से 58 तक आएंगे तो सीधा ही 20 नंबर थ्योरी के तो आपके जुड़े ही हैं, क्योंकि आपने वो कर दिया। 78-80 मार्क्स तक आ सकते हैं बड़ी आराम से। कब आ सकते हैं? जब थ्योरी आपने तुरंत फटाफट अटेम्प्ट कर ली है, आधे घंटे के अंदर ही 32 नंबर की थ्योरी अटेम्प्ट कर ली है। तो बहुत सारी ट्रिक्स एंड प्लेज होते हैं, आपकी चॉइस है आप कैसे आगे बढ़ते हैं। बस हाँ, जितना कराया है उस पर कॉन्सेंट्रेट करिए, विश्वास रखिए अपने कॉन्सेप्ट्स पर, प्रैक्टिस करिए कि टाइमलाइन में कर पाएँ, एंड डेफिनेटली यू विल बी एबल टू अचीव गुड मार्क्स इन योर एग्जाम्स। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। आगे क्लास आती रहेगी, मुझे मालूम है हमारा बैच वैसे पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि कुछ आपको एग्जाम्पल, इलस्ट्रेशंस वगैरह और करवाते रहूँगा। बट अगर नोट्स की फॉर्म में बात करूँ तो सारे नोट्स हमने कवर कर लिए हैं, सारे कॉन्सेप्ट हमने कवर कर लिए हैं। थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।